डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक अमोद गुप्ता आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स के बारे में। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं इस ड्रग्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्किंसन डिजीज़ की और इसमें यूज़ होने वाला ड्रग, मतलब इसे ट्रीटमेंट या कहें सिंपल वर्डों में ठीक करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है वही है एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स। तो इस एंटी पार्किंसोनियन ड्रग्स जो कि पार्किंसंस डिजीज में दिया जाता है, उसका नाम कैसे पड़ा। सबसे पहले बात करेंगे जेम्स पार्किंसन की, जिन्होंने 1817 में एक डिजीज के बारे में डिस्क्राइब किया और उसी डिजीज का नाम पड़ा पार्किंसंस ड्रग्स डिजीज। मतलब ये डिजीज जो है उस साइंटिस्ट के सम्मान में उस डिजीज का नाम पार्किंसंस डिजीज रखा गया है। हालांकि इसके कारण क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ कारण आइडियोपैथिक है, मतलब किस कारण से पार्किंसंस डिजीज होता है वो पता नहीं है, उसका कारण अननोन है। हाँ, कुछ कारण है जैसे आर्टेरियोस्क्लेरोटिक, ये भी इसके कुछ कारणों में बताया गया है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कारण जो है वो है आइडियोपैथिक, या दूसरे शब्दों में कहें जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिर ये कैसे होता है। पार्किंसन डिजीज यदि देखा जाए तो ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है मूवमेंट का, जो मुख्य रूप से अल्डरली मतलब बुढ़ापे के समय में होता है, या उम्र यदि थोड़ा ज़्यादा हो जाता है उस वक्त ये होता है। लेकिन मैं बता दूं, पार्किंसन डिजीज जो है यंग स्टेज में भी होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना है बुढ़ापे के वक्त में, और जनरली ये बुढ़ापे के वक्त में ही देखा जाता है, जिसमें आप देखोगे मूवमेंट, जैसे आप मूव करते हो, आप चलते हो फिरते हो, तो ये मुख्य रूप से प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, एक बार में नहीं होता, धीरे 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 बढ़ता चला जाता है डिसऑर्डर। मूवमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा और वही प्रॉब्लम धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा प्रोग्रेसिव वे में। तो इसको कहा गया है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट। और मूवमेंट का मतलब हम समझ सकते हैं कि चलना फिरना या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, या जो भी बॉडी का मूवमेंट है आपका, जो कि मुख्य रूप से मसल्स पे डिपेंड करता है। इसके कुछ सिम्टम्स देखते हैं। यहाँ पर 3 सिम्टम्स के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई है। पहला सिम्टम्स जिसे हमने कहा है ट्रिमर, दूसरे को कहा है मसल रिजिडिटी, और तीसरे सिम्टम्स को कहा है हाइपोकिनेसिस। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले वाले सिम्टम्स, जिसका नाम है ट्रिमर। ट्रिमर एट रेस्ट, मतलब आप यदि रेस्ट पोजीशन में हैं, बैठे हुए हैं या खड़े हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पोजीशन में है, तो यूजुअली जो है हैंड्स ट्रिमर विच टेंड टू डिमिनिश ड्यूरिंग वॉलेंटरी एक्टिविटी। तो आप इसे देख सकते हैं, ट्रिमर यदि आपको पता करना हो तो आप यदि वॉलेंटरी एक्टिविटी करते हैं तो ये ट्रिमर गायब हो जाता है। लेकिन समझिए इसको ट्रिमर कैसे आता है, हाथों में कपकपी जैसा फील होगा। तो सपोज कीजिए कोई आदमी रेस्ट पोजीशन में है, तो एक इमेजिनेशन करते हैं हम इसको समझने के लिए कि वो आदमी बैठा हुआ है टेबल पे और उसके सामने एक चाय का कप रख दिया गया है, तो बिल्कुल वो रेस्ट पोजीशन में, लेकिन जैसे उसने चाय को पीने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया तो उसके हाथ में कपकपी होने लगेगी, और वो चाय को पकड़ेगा तो उसके हाथ कपकपाते रहेंगे, हिलते रहेंगे, और उसी कपकपी के साथ वो चाय को पीता है। तो हो सकता है कुछ चाय उसका झलक कर गिर भी जाए, छलक के उसके कप से। तो ट्रिमर अब इसमें कहा गया है कि ये खत्म हो जाता है यदि वॉलेंटरी एक्टिविटी करते, यदि वो आदमी फिर से चलने फिरने लगे, थोड़ा सा हाथ पे अच्छे से हिलाए, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है ट्रिमर। लेकिन रेस्ट पोजीशन में आपको ट्रिमर दिखेगा आपके हाथों को, जिसे हम कह सकते हैं हाथ में कपकपे होना। दूसरी बात आती है सिम्टम्स मसल रिजिडिटी की। तो मसल रिजिडिटी की बात की जाए तो डिटेचेबल एज एन इंक्रीज रेसिस्टेंस इन पैसिव लिम्ब मूवमेंट। यदि हम बात करें मसल में रिजिडिटी का होना, इसका मतलब कि लिम्ब में मूवमेंट, आपके हाथ और पैरों में यदि मूवमेंट होती है तो उस वक्त आप महसूस करते हैं कि काफी सारे रेसिस्टेंस फील हो रहे हैं आपके हाथों और पैरों में, मसल्स में रिजिडिटी आ जाती है। जैसे आप कहते हो कभी
कि आप बहुत लंबी दौड़ लगा चुके हैं, 5 या 6 किलोमीटर एक दिन में यदि दौड़ लगाते हैं और आप कोई पारंपरिक एथलीट्स नहीं है, तो आपको मसल्स में बहुत सारी रिजिडिटी दिखेगी। तो मैं रिजिडिटी को समझाने के लिए एक प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि यहाँ का मूवमेंट थोड़ा सा डिफर हो सकता है फीलिंग्स यहाँ पे, लेकिन रिजिडिटी आपको समझ में आ गई होगी कि लिम्स का मतलब हाथ और पैर में मूवमेंट में रेसिस्टेंस होना। आप डिटेचेबल होगे, जैसे आप मूव करोगे तो थोड़ा सा आपको मसल्स जो है रिजिडिटी दिखेगा। हाइपोकिनेसिस, हाइपो का मतलब होता है कम और काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। तो इसे समझने के लिए हम समझते हैं एक एग्जांपल, लेकिन पढ़ते हैं कि हाइपोकाइनेसिस को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया। इसमें बताया गया है सप्रेशन ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट्स ड्यू टू द पार्शियल muscle rigidity and partial to an inherent inertia of the motor system, which means that motor activity is difficult to stop as well as to initiate. अब देखते हैं separation of voluntary movement। तो इसको समझने के लिए हाइपोकाइनेसिस के हम पेशेंट को कहते हैं कि एक रूम में आप उस पेशेंट को कह सकते हैं कि सपोज करो, इमेजिन करो कि उस पेशेंट को कहा है कि आपने एक रूम में एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ चल के जाना है। तो स्टार्टिंग में आप देखोगे पेशेंट को कि वो डिफिकल्ट टू स्टॉप एज वेल एज डिफिकल्ट टू इनिशिएट। उसे चलने में, जब चलना स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा, तो उस वक्त भी उसे चलने में दिक्कत होगी। लेकिन वो चलने लगेगा तो आराम से चलते हुए अब उसे कहोगे रुको, जिससे आपने उसको कमांड किया रुकने का, तो वो 1 या 2 कदम बढ़ा के फिर रुकेगा। एक जस्ट वो रुक नहीं पाएगा या रुकने में किसी तरीके की उसकी डिफिकल्टी महसूस होगी। तो आप पता चलेगा कि उसका जो वॉलंटरी मूवमेंट है वो सप्रेस हो चुका है। वो चाहता है कि मैं रुकूं, लेकिन डिफिकल्ट हो रहा रुकने में, और उसी तरीके से इनिशिएट करने में, मतलब चलने के वक्त में जब वो चाहता है कि मैं चलूं, तो दोनों समय में सप्रेशन होता है उसका वॉलंटरी मूवमेंट का। वो अपने वॉलंटरी मूवमेंट पे काबू नहीं रख पाता है, और इसका कारण भी है कि मसल में रिजिडिटी हो जाना, और कुछ इनहेरेंट इनर्शिया होता है मोटर सिस्टम का, उस कारण से भी मोटर एक्टिविटी जो है वो कुछ अफेक्टेड होती है। तो हाइपोकिनेसिस, मसल रिजिडिटी और ट्रिमर, यहाँ पे 3 सिम्टम्स हैं। तो धीरे धीरे ये सिम्टम्स आपको बढ़ने लगेगा। पहले ट्रिमर्स हल्का सा फील होगा, फिर मसल्स में रिजिडिटी महसूस होगी, और फिर हाइपोकिनेसिस जो है ये मूवमेंट दिखेगा। तो इसे कहा गया है प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर। धीरे धीरे ये सिम्टम्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे ट्रिमर से हाइपोकिनेसिस की तरफ। अब देखते हैं कुछ फीचर्स पार्किंसोनियन पेशेंट का। यदि हम बात करें पार्किंसोनियन पेशेंट का, तो पार्किंसंस की जो पेशेंट होते हैं उनको सफलिंग गेट, मतलब वो गेट जो है, पोस्टर जो है, जिस स्थिति में वो चलते हैं फिरते हैं, वो थोड़ा सा सफलिंग होगा, वो नॉर्मल नहीं होगा। तो कोई भी चीज को हार्ड टू इनिशिएट होगा, और जैसे ही वो ऑन सेट प्रोग्रेस करेंगे तो आप क्विकली स्टॉप या क्विकली डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे हमने अभी पिछले एग्जांपल्स में देखा था हाइपोकिनेसिस में, कि एक दीवार से दूसरे दीवार की तरफ जा रहे हैं, तो आप इमेजिन करो कि हम आगे बढ़ते हुए उसको हम कहेंगे चलो दाएं मुड़ो अब जो, तो दाएं मुड़ने पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। आप कहोगे चलते हुए पेशेंट को कहोगे बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, तो यू कैन नॉट क्विकली स्टॉप और चेंज डायरेक्शन। या तो वो रुक नहीं सकता है, या दाएं या बाएं मुड़ने में जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो भी नहीं हो सकता। तो इट इज वेरी हार्ड टू स्टार्ट, मतलब चलना बड़ा स्टार्ट होगा, और जब चलने लगेंगे तो स्टॉप करना या फिर उसे कहेगा कि चेंज ऑफ डायरेक्शन करना, ये भी बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ये हाइपोकाइनेसिस का ही एक हिस्सा है। हालांकि पीडी इज कॉमन एसोसिएटेड विद द डिमेंशिया, probably because the degeneration process is not confined to the basal ganglia but also affect other part of the brain। अब कहा गया कि पार्किंसोनियंस के जो पेशेंट होते हैं, पार्किंसंस के पेशेंट जो होते हैं उसमें डिमेंशिया के भी लक्षण, मतलब याददाश्त को भूलने के भी लक्षण प्रायः देखे जाते हैं। और इसका कारण है कि ब्रेन के कुछ पार्ट जो हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं पार्किंसन डिजीज में। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पार्किंसन डिजीज में। ये हम देखते हैं कट सेक्शंस हमने एक लिया है मिड ब्रेन का। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक पर्सन है जिसको हमने कट सेक्शन किया है मिड ब्रेन का, और यहाँ हम देख सकते हैं कि वेयर अ पोर्शन ऑफ द सब्सटेंशिया नाइग्रा इज विजिबल।
यहाँ देखिएगा सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है ये नॉर्मल पेशेंट्स में बिल्कुल आपको दिखेगा, ये काले कलर की या ब्राउन कलर जैसा भी आपको कलर प्रतीत होता है, तो इट इज वेरी गुड टू ऑब्जर्व, बहुत अच्छे तरीके से ये दिख रहा है। पर यदि हम बात करें पार्किंसन डिजीज में, तो ये कट सेक्शंस जो हमने यहाँ बीच से लिया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बीच से जो पार्ट लिया है हमने, यहाँ पर सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो बिल्कुल कम हो गया है बहुत हद तक, या खत्म जैसा दिखेगा आपको। तो नॉर्मल पोजीशन और पार्किंसन पेशेंट्स में ये चीजें देखी गई है कि सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है वो डिमिनिशेस हो गया है पार्किंसन डिजीज में। ये भी देख सकते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा में कुछ न्यूरॉन्स हैं जो कि यहाँ पर मुख्य रूप से डोपामिन का भी सिक्रीशन करते हैं। सब्सटेंशिया नाइग्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आखिर हम समझते हैं कि इसके कारण यदि पता किया कि आखिर पार्किंसन डिजीज होता क्यों है, ये तो नहीं पता, लेकिन इसमें क्या होता है, पार्किंसन डिजीज यदि पेशेंट को होता है तो उसमें क्या क्या चीजें जेनेटिकली या क्या है कि क्या क्या चीजें चेंज होती हैं ब्रेन में, नॉट जेनेटिकली। तो देखेंगे जेनेटिकली में कि सॉरी देखेंगे उसके ब्रेन में कि ब्रेन में मुख्य रूप से जो डोपामिन है वो कम हो जाता है। सब्सटेंशिया नाइग्रा में जो न्यूरॉन्स है वो डोपामिन के सिक्रीशंस को कम कर देती है, या तो न्यूरॉन्स ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो यहाँ देखोगे सब्सटेंशिया नाइग्रा में किस तरीके से न्यूरॉन्स आपको बिल्कुल कम दिखेंगे। तो डोपामिन की कमी होने के कारण ब्रेन के अंदर डोपामिन जो है, डोपामिन नामक एक सब्सटेंस है, आप कह सकते हैं कि डोपामिन नामक एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसकी कमी होने के कारण पार्किंसन डिजीज होता है। जैसे ही डोपामिन कमी होगी तो मसल का मूवमेंट जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो सपोज करो कि यदि हमने कहा कि किसी गाड़ी में यदि 4 पहिया है, ठीक है ना जी, तो उसमें यदि एक पहिया पंक्चर हो गया है तो फिर कैसे होता है, तो मूवमेंट कैसे होगा गाड़ी का, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। गाड़ी चलेगी जरूर लेकिन हिलते जुलते चलेगी। यदि हमने बात की किसी 6 व्हीलर, जैसे हमने बड़े बड़े ट्रक की बात करें, तो उसमें कोई भी यदि पहिया अफेक्टेड हो जाता है, पंक्चर हो जाता है एक भी पहिया, तो आप देखोगे ट्रक्स में काफी सारे पहिया होते हैं, एक दो पहिया नहीं होता। तो एक पहिया भी अफेक्टेड हो गया तो बाकी पहियों से भी गाड़ी चलेगी, लेकिन वो पहले वाली चाल नहीं होगी, उसके चाल में चेंज आ जाएगा। उसी तरीके से सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है, यदि हम बात करें सब्सटेंशिया नाइग्रा से यदि डोपामिन की कमी हो जाती है तो ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है, वहां से सिग्नल्स जाता है मसल्स को, और उस हाइपर एक्टिविटी कारण मसल्स में अनवांटेड मूवमेंट, जिसे हम कहते हैं ट्रिमर या मसल में रिजिडिटी होना या हाइपोकिनेसिस होना, वो चीजें स्टार्ट हो जाती है जी। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक और फोटो की मदद से समझते हैं कि किस तरह से एक मसल्स है, एक्साइटरी कोर्टिकल एरिया है, यहाँ से और सब्सटेंशिया नाइग्रा से स्ट्रेटम में डोपामिन का रिलीज होता है, और यहाँ से एक मसल्स जो है वो मोटर फंक्शंस के लिए जाता है। तो ये फोटो फिगर्स को हमने यहाँ पे डिनोट किया कि एक्साइटरी एरिया है, वहां से कुछ रिलीज हुआ, कुछ सब्सटेंशिया नाइग्रा से डोपामिन नर्व्स रिलीज हुए, यहाँ से फिर एक और नर्व्स जो है यहाँ से जैसे डोपामिन का रिलीज हुआ, फिर ये जो है आपको मोटर एक्टिविटी मसल्स को कंट्रोल करने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ पे यदि मोटर सब्सटेंशिया नाइग्रा से यदि डोपामिन का रिलीज नहीं होगा तो मोटर एक्टिविटी को मेंटेन रखने के लिए मसल्स की एक्टिविटी, तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है, और जिसी कारण से आपका परिणाम निकलता है कि ट्रिमरिंग दिखता है, हाथ हिलना। एक और आप देख सकते हैं मूवमेंट कैसे क्या हो रहा है, हालांकि ये फोटो में हंटिंगटन्स डिजीज के बारे में बताया गया है पार्किंसन डिजीज के साथ साथ। यहाँ हम देखते हैं कि कॉर्पस स्टेटियम में ये पार्किंसन डिजीज में ये जो पाथवे है जिसमें हम देखेंगे पार्स कॉम्पैक्ट नामक है, तो यहाँ से जो डोपामिन का रिलीज हो रहा है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है कॉर्पस स्टेटियम में। और यहाँ से फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे फिर से ग्लूटामेट का रिलीज होता है, ग्लूटामेट यहाँ भी ग्लूटामेट का रिलीज होता है, वो दिखेगा आपको, ग्लूटामेट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, यहाँ भी थैलेमस से ग्लूटामेट का रिलीज होता है मोटर कॉर्टेक्स में। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब्सटेंशिया नाइग्रा से, और डोपामिन का रिलीज होना कॉर्पस स्टेडियम में, और वहां से हम देखेंगे कि फिर ये पाथवे जाता है एक गाबा रिलीज होते हुए गाबा थैलेमस को, थैलेमस से फिर ग्लूटामेट रिलीज, और फिर मोटर कॉर्टेक्स जो है वो मूवमेंट को देता है। यदि ये एरिया अफेक्टेड हो जाए
तो बाकी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, बाकी पाथवे जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, और ओवर एक्टिविटी की वजह से ही मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा पोस्चर जो है या मूवमेंट के हाथ पैरों के वो अफेक्टेड होंगे, जिसमें ट्रिमर या मसल रिजिडिटी या फिर हाइपोकिनेसिस जैसे मूवमेंट दिखेंगे। या फिर से एक बार डोपामिनर्जिक पाथवे को दिखाया गया, ये दिखाया गया कि डोपामिनर्जिक पाथवे कैसा होता है, जहाँ पे डोपामिन का रिलीज होता है। नाइग्रोस्टिटियल पाथवे को भी दर्शाया गया है इसमें, या ट्यूबरो हाइपोफेसियल पाथवे को भी, या मेसोकोर्टिकल पाथवे को भी दर्शाया गया है, लेकिन मुख्य रूप से बताया गया है डोपामिन का लेवल। ये जो डोपामिन है यदि ब्रेन में कम हो जाता है, उसी कारण से पार्किंसन डिजीज देखे जाते हैं। तो आप जाहिर से समझ सकते हैं कि हमें ब्रेन में यदि डोपामिन कम हो गया है, तो हम डोपामिन को यदि कंज्यूम कर ले और वो डोपामिन ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो हमें पार्किंसन से राहत मिलेगी। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का उद्देश्य होगा वो होगा कि हम किसी तरीके से डोपामिन को कंज्यूम करें और वो डोपामिन ब्रेन तक पहुंच जाए। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप एक और पार्किंसन डिजीज में किस तरीके से डोपामिन रिलीज होता है ब्रेन के अंदर। तो ये आप देख सकते हैं कि बताया गया है कि डोपामिन किस तरीके से बनता है, जहाँ डीए को डोपामिन बताया गया है, और ये पाथवे से समझाया गया है किस तरह से डोपा एएडी नामक एक एंजाइम्स के प्रेजेंट में डोपा में कन्वर्ट होता है, और डोपा फिर बीएमएटी में नामक एक साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जाता है, फिर वो रिलीज होता है, और रिलीज होकर डोपामिनर्जिक रिस्पॉन्स जाके बाइंड करता है, और फिर जाके वो फिर अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो डोपामिन जो है वो कैसे सिंथेसाइज होता है ब्रेन के अंदर, वो भी यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की। यहाँ हमने फिर से उसी मैकेनिज्म को देखा जो हमने पिछली बार देखा था। यहाँ पर मुख्य रूप से ग्लूटामिन का सिक्रीशंस होता है, जो कि स्ट्रेटम में D1 और D2 दो तरह के रिसेप्टर है। तब देख सकते हैं कि ग्लूटामेट SNPC पे भी रिलीज होता है, इसके साथ साथ ग्लूटामेट जो स्ट्रेटम में भी रिलीज होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि किस तरीके से मसल्स के मूवमेंट में ग्लूटामेट रिलीज होता है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और फिर आगे देखेंगे कि यहाँ से SNPC से DA मतलब डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन जो है स्टिमुलेटरी है, D1 रिसेप्टर में बाइंड करता है, जो कि मसल मूवमेंट में मदद देता है। कॉजेज देखेंगे कि क्या कारण है इसके। हालांकि इसके कारण को ऑब्वियसली हम लोग अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं, बट मे बी रिजल्ट किस कारण से मे बी ये हो सकता है, इसके बारे में बताया गया कि सेरेब्रल इस्केमिया के कारण हो सकता है पार्किंसन डिजीज, या वायरल इंसेफेलाइटिस की वजह से, या कुछ अदर टाइप्स पैथोलॉजिकल डैमेज है उसकी वजह से भी आपको पार्किंसन डिजीज हो सकते हैं। तो ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म यदि बात करी जाए, तो कोई ऐसे भी ड्रग्स हैं जिससे पार्किंसन हो सकता है। ये तो कुछ बताए गए थे पीछे बारे में कि सेरेब्रल इस्केमिया, वायरल इंसेफेलाइटिस या पैथोलॉजिकल डैमेज से पार्किंसन होने की संभावनाएं हैं, लेकिन किसी ड्रग्स के कारण भी पार्किंसन हो सकता है क्या, जो हम ड्रग्स कंज्यूम करते? तो बिल्कुल हाँ, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म कहेंगे, मतलब कोई ड्रग्स लेते हैं तो पार्किंसोनिज्म जैसा सिम्टम्स प्रोड्यूस होता है उसके कारण। तो देखेंगे कि कुछ कुछ ड्रग्स जो पार्किंसन जैसा सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें मुख्य रूप से जो ड्रग्स यूज होते हैं वो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने वाले हैं। हमने पता किया था कि एंटी साइकोटिक ड्रग मतलब वो ड्रग जो साइकोसिस में दिया जाता है, उसके अगेंस्ट में जो ड्रग्स यूज होता है एंटी साइकोटिक ड्रग, वो भी ब्लॉक करता है डोपामिन रिसेप्टर को, जिसमें नाम आता है क्लोरप्रोमाजिन्स, हेलोपेरिडोल और थोराजिन। ये कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और डोपामिन रिसेप्टर यदि ब्लॉक हो जाए तो क्या होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ एक सिंपल कंसेप्ट कि डोपामिन का लेवल यदि ज्यादा हो जाता है तो साइकिक इफेक्ट दिख सकता है, और डोपामिन का लेवल यदि कम हो जाए नॉर्मल से तो फिर आपको पार्किंसन दिख सकता है। तो हमें बैलेंस बना के चलना है, ना डोपामिन के लेवल को बहुत ज्यादा हाई करना है, यदि ज्यादा हाई हो जाएगा तो साइकोटिक इफेक्ट दिखेगा, और डोपामिन का लेवल यदि कम कर देंगे तो हमें पार्किंसन जैसे सिम्टम्स दिखेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं इस फिगर में कि यहाँ पर हमने एंटी साइकोटिक ड्रग दिया है, क्योंकि साइकोसिस को कम करना है
डोपामिन के इफेक्ट को कम करना है, वो ड्रग्स जो है डोपामिन रिसेप्टर पे बाइंड कर जाएगा और उसे ब्लॉक करेगा उस रिसेप्टर को, ताकि उस रिसेप्टर पर डोपामिन जाकर बाइंड ना करे। और फलस्वरूप डोपामिन यदि अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता है तो वो एंटी साइकोटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करेगा, डोपामिन का इफेक्ट कम होगा। क्लोरप्रोमाजिन्स, हेलोपेरिडोल और थोड़ा जिन जो है इसी तरीके के कुछ एंटी साइकोटिक ड्रग्स हैं। हम बात करें यदि एंटी इमेटिक्स की, तो प्रोक्लोरपेराजिन्स और मेटोक्लोप्रामाइड जो है कुछ ऐसे ही एंटी इमेटिक ड्रग्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। रेसरपिन जो है ये भी अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं आपके मैकेनिज्म से, जिससे कि पार्किंसंस जो है जैसे सिम्टम्स आते हैं। हेरिडेटरी पार्किंसन डिजीज, हालांकि ये हेरिडेटरी पार्किंसन डिजीज होना मतलब अनुवांशिक, यदि किसी में पार्किंसन, जैसे आपके किसी माता या पिता या किसी ऊपर किसी फैमिली में है किसी पूर्वज को, तो उससे आप में पार्किंसन डिजीज होने की संभावना हालांकि रेयर इंस्टेंस है और होता भी है तो अर्ली इन फैमिली में आपको देखा जा सकता है। हालांकि यहाँ कुछ जीन्स की चर्चा की गई है जिसे आइडेंटिफाई किया गया है, जिससे सिन पार्किन जीन्स और सिनुक्लिन जीन्स, ये दो ऐसे जीन्स हैं जिससे कि आपको पार्किंसन डिजीज होने की संभावना है। पैथोजेनेसिस ऑफ पार्किंसन डिजीज की बात की जाए कि आखिर किस कारण से पार्किंसन डिजीज हो सकता है, तो ये एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर माना गया है जो कि डैमेज होता है। कैसे? प्रोटीन का मिसफोल्डिंग होने के कारण या प्रोटीन एग्रीगेशंस होने के कारण, जैसे कि प्रोटीन का मिसफोल्ड हो गया। आपने पता क्योंकि प्रोटीन किससे बना होता है? अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है वो किसी तरीके से मिसफोल्डिंग में चला गया, उसका सीक्वेंस अच्छे तरीके से नहीं है, मिसफोल्ड हो गया है, उसका स्ट्रक्चर जो है डिफर हो गया है। या प्रोटीन एग्रीगेशन, एक जगह ही बहुत ज्यादा प्रोटीन आपको एग्रीगेट दिख सकते हैं कभी कभी किसी स्ट्रक्चर में। और इसके बाद हम 3 फैमिलीज देखेंगे पैथोजेनेसिस का। फैमिलियर है, जैसे विलन्स हम कह सकते हैं कि पहला है एक्साइटोटॉक्सिक के कारण, दूसरा है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और तीसरा है एपोप्टोसिस। ये 3 विलन्स कहे गए हैं जिस कारण से पार्किंसन डिजीज देखे जा सकते हैं। तो प्रोटीन मिसफोल्ड होना या प्रोटीन का एग्रीगेशन होना या फिर एक्साइटोटॉक्सिक या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या एपोप्टोसिस के कारण। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रोटीन एग्रीगेशन और म्यूटेशंस। यहाँ आप देख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन एग्रीगेशन एज अ लेवी बॉडी इन वेरियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो यहाँ ब्रेन में देख सकते हैं लेवी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, मतलब प्रोटीन का एग्रीगेशन आपको दिखेगा। तो प्रोटीन एक जगह इकट्ठा हो गया है तो वो भी आप देख सकते हैं। और लेवी बॉडी में मुख्य रूप से अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन्स होते हैं। अब बात करते हैं अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन। अल्फा साइनुक्लिन ये जो प्रोटीन है इसका काम होता है साइनेप्टिक वेसिकल्स का रिसाइकलिंग कराना। मतलब साइनेप्टिक वेसिकल है तो उसको फिर से रिसाइकल कराना ही अल्फा साइनुक्लिन का काम है। Later mutated form loses this functionally and the result that vesicular storage of dopamine is impaired. तो very important कि अल्फा साइनुक्लिन जो है में आपको कैसे क्या दिखता है, जिसमें लीड टू इंक्रीज इन साइटोटॉक्सिक डोपामिन degenerations of which produce reactive oxygen species and हैंड न्यूरोटॉक्सिक। तो काफी सारा देखते हैं कि इसमें अल्फा साइनुक्लिन में इंक्रीज हो जाता है, साइटोटॉक्सिक डोपामिन का लेवल भी इंक्रीज देखा जा सकता है। या क्योंकि ये एक ऐसा अल्फा साइनुक्लिन एक ऐसा है कि नॉर्मली इसका काम है कि साइनेप्टिक वेसिकल्स का रिसाइकलिंग कराना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है अल्फा साइनुक्लिन का। लेकिन इसमें यदि म्यूटेशन हो जाता है तो आप देख सकते हैं कि वेसिकुलर स्टोरेज ऑफ डोपामिन जो है वो कहीं ना कहीं इम्पेयर हो गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से वेसिकुलर स्टोरेज ऑफ डोपामिन कैसे इम्पेयर होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं हम, दिस में लीड टू द इंक्रीज इन साइटोटॉक्सिक डोपामिन डीजेनरेशन ऑफ विच प्रोड्यूस रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस तरह से डीजेनरेशन होता है तो डोपामिन का लेवल जो है
साइटोसोलिक डोपामिन का लेवल वो बढ़ता है, डीजनरेशन अरेंज होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनता है और न्यूरोटॉक्सिटी भी प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से बताया गया है कि अल्फा साइनोक्लिन का एक रोल बताया गया है। पहले देखेंगे कि पुअर प्रोटीन हैंडलिंग रिड्यूस एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस, लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर, कि प्रोटीन हैंडलिंग रिड्यूस होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स जो है डिफेंस सिस्टम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उस लेवल को दिखाया गया जो इन्फ्लामेशन के लिए माना जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में देखेंगे कि फ्री रेडिकल्स का जनरेशन होना। एक साइटोटॉक्सिक में देखेंगे ग्लूटामेट जो एनएमडीए रिसेप्टर पे एक्ट करता है, फ्री रेडिकल बनाता है। तो हमने देखे थे कुछ ऐसे विलेंस जिसमें ऑक्सीडेटिव स्टेट, इन्फ्लामेशन, एक साइटोटॉक्सिक, ये सब चीजें होती है और इन सब कारण के कारण नाइट्रिक ऑक्साइड और फ्री रेडिकल के कारण यहाँ हम देखेंगे अल्फा साइनोक्लिन जो है वो लेवी बॉडी का फॉर्मेशन करते हुए देखा जा सकता है। तो आप देखेंगे लेवी बॉडी में प्रोटीन का एक्युमुलेशन भी आपको मुख्य रूप से दिखेगा। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड फोटो बताया गया है किस तरीके से, जैसे टॉक्सिन जो है या एनर्जी, मेटाबॉलिक फेलवर या जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सेल सिस्टम को फेलवर करता है। यदि सेल सिस्टम फेलवर होगा तो फॉल्टी अल्फा साइनोक्लिन डिस्पोजल होगा या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनेगा जिस कारण से लेवी बॉडी का फॉर्मेशन होगा, जिस कारण से एपोप्टोसिस, डोपामिन डिसऑर्डर होगा। विजुअल सिम्टम्स दिखेंगे तो हम इसे ड्रग से ट्रीटमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिकल ट्रीटमेंट के थ्रू भी इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियली कोज फैक्टर और फॉर पीडी डेवलपमेंट बताया गया है, पार्किंसन डिजीज का डेवलपमेंट बताया गया। लेवी बॉडी फॉर्मेशंस की यदि बात की जाए तो म्यूटेशन अकर इन अ रेयर टाइप ऑफ द हेरिडिटरी पीडी एंड इट इज बिलीव्ड दैट सच म्यूटेशन renders the protein resistance to the degradation within cells causing it to pile up in Levy body। यहाँ हम बात करते हैं प्रोडक्शंस की, तो डैमेज अल्फा साइनोक्लिन, ये अल्फा साइनोक्लिन को डैमेज करता हुआ दिखेगा। इसके साथ साथ बात करेंगे अल्फा साइनो एग्रीगेशंस की, अल्फा साइनो ओलिगोमर्स की, टेगेड अल्फा साइनिस की, यूपीपी सिस्टम्स की। तो लेवी बॉडी का जो फॉर्मेशंस जो है ये दर्शाता है कि आप में कहीं ना कहीं प्रोटीन का एग्रीगेशन हो रहा है आपके ब्रेन के अंदर, और इस कारण से ये हेरिडिटरी पीडी को दिखाता है कि आप में भी चांसेस है पार्किंसन डिजीज के होने के। कुछ अदर्स भी जीन्स है, जैसे पार्किन नाम के एक जीन्स है वो भी इन्वॉल्व है प्रोटीन के साथ, जो भी पार्टिसिपेट करता है डिग्रेडेशन ऑफ द रॉ प्रोटीन। यहाँ पे देखेंगे पार्किंसन जीन जो है ये भी एक इम्पोर्टेंट जीन है जो रिलेटेड करता है आपको पार्किंसन डिजीज से। Other gene mutation that have been identified as a risk factor for the early onset of PD code for protein involvement in the mitochondria function, making cell more susceptible to oxidative stress। तो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडिव स्ट्रेस। ऑक्सीडिव स्ट्रेस का मतलब होता है आपके यदि बॉडी में किसी भी फ्री रेडिकल का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है किसी प्रोटीन के म्यूटेशन होने के कारण, तो वो फ्री रेडिकल जो है या ऑक्सीडिव स्ट्रेस कहें वो जाकर आपके न्यूरॉन्स को डैमेज करता है। तो ये जितने भी हम पढ़ते हैं, चाहे वो हम पार्किन के बारे में पढ़े, चाहे इसके पहले हमने लेवी बॉडीज के बारे में पढ़े, ये सब दर्शाता है कि ऑक्सीडेटिव स्टेट जो है आपकी जीन्स को जाके कहीं ना कहीं अफेक्टेड करता है। तो लेवी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है पहले समझते हैं कि डिफेक्टिव पार्किन बना जिससे इम्पेयर हुआ प्रोटीन का डिग्रेडेशन, जिससे मिसफोल्ड होता अल्फा साइनोक्लिन और लेवी बॉडी का फॉर्मेशन। एक सिंपल लाइन में हम इसे समझ सकते हैं। तो ये भी एक बताया गया है कि पार्किन से यदि म्यूटेशन नहीं है वो भी, और लॉस ऑफ फंक्शनल म्यूटेशंस, ये चीज़ें। फिर हम बात करेंगे अल्फा साइनोक्लिन एग्रीगेशंस एज टॉक्सिक इंटरमीडिएट्स या एक्युमुलेशन ऑफ सबस्ट्रेट या अल्टरनेशन ऑफ डोपामिनर्जिक मेटाबॉलिज्म या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या सेल डेथ। ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं कि पार्किंसन और लेवी बॉडी का फॉर्मेशन जिससे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होता है, या माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन होता है, या प्रोटियोप्लाज्म या चेपरोन डिसफंक्शन होता है, जिस कारण से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जैसे ही बढ़ता है वैसे ही आप में पार्किंसन डिजीज के लक्षण देख सकते हैं। देखते हैं एमपीटीपी नामक एक सब्सटेंस का और पार्किंसोनिज्म दोनों के बीच में रिलेशन। लेकिन इसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।